नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे गांव टाइम्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कृषि कानूनों से पंजाब में कांग्रेस की राजनीतिक फसल लहराई। कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब में कांग्रेस की राजनीतिक फसल लहरा दी है। स्थानीय निकाय चुनाव में ग्रामीण ही नहीं शहरी इलाकों में भी बेहतर प्रदर्शन से राज्य में बेदखल राजनीति समीकरण अलग साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ऑक्सीजन का काम करेंगे। शहरी इलाकों में सालों से जमी भाजपा और शिरोमणि अकाली दल के लिए नतीजे चिंता बढ़ाने वाले हैं। पंजाब के लोगों की भाजपा और अकालियों से नाराजगी का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य के 8 नगर निगम में से 7 कांग्रेस ने कब्जा कर चौंका दिया है। बठिंडा में 53 साल बाद कांग्रेस का मेयर बनने जा रहा है। फिरोजपुर नगर परिषद में 33 में से 33 वार्डों पर कांग्रेस जीती है। राजस्थान के बाद पंजाब से स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी की बेहतरीन जीत के नेतृत्व का उत्साह बढ़ाने के लिए किसानों के मुद्दे पर आगे बढ़ने की राह सुहाई है। किसान आंदोलन के शुरुआती दिनों में बाहर से समर्थन देने वाली कांग्रेस ने आंदोलन की राजनीतिक मायने समझकर ही इसे अपने अभियान का हिस्सा बनाया है। कांग्रेस लगातार यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में किसान पंचायत कर खुद को जोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस के महासचिव और पंजाब के प्रभारी हरीश रावत स्थानीय निकाय चुनाव में पार्टी की एक तरफा जीत के तीनों मोटे कारण गिनवाते हैं। रावत का कहना है कि किसान आंदोलन को पंजाब के हर व्यक्ति, भले ही वो किसान नहीं है, इसके खिलाफ माना जा रहा है। पंजाब के लोग मानते हैं कि तीनों कृषि कानून राज्य की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देंगे। कांग्रेस के प्रति लोगों के भरोसे का एक कारण भाजपा और अकाली दल की नकारात्मक सोच भी है। जिस तरह से भाजपा ने कानून बनाया है और लागू कराए, उससे दोनों दलों की विश्वसनीयता पर सवाल उठा है। वही आपकी भूमिका को भी लोगों ने नकार दिया है। पंजाब के शहरी इलाकों के बेहतरीन प्रदर्शन का श्रेय प्रभारी रावत राज्य की सरकार के कामकाज के साथ पार्टी के प्रति पंजाब के लोगों की सोच को मानते हैं। उनका कहना है कि वहाँ के लोग जानते हैं कि कांग्रेस की सरकार में शांति और सद्भावना रहती है। देशद्रोह कानून पर सरकार की टिप्पणी। सरकार और पुलिस बहुत संभलकर इस्तेमाल करने की जरूरत है। दिशा रवि के ऊपर लगे देशद्रोह कानून को लेकर चर्चा चल रही है कि क्या वाकई में दिशा रवि के खिलाफ जो आरोप हैं, उन आरोपों को देखते हुए देशद्रोह की धारा के तहत मामला दर्ज होना चाहिए या नहीं। इस बीच दिल्ली के निचली अदालत ने 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा मामले में भड़काऊ मैसेज और वीडियो वायरल करने के 2 आरोपी को यह कहते हुए जमानत दी कि देशद्रोह की धारा का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। 26 जनवरी को दिल्ली में हुई हिंसा और उससे जुड़े हुए भड़काऊ वीडियो और खबरें फैलाने के मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपी रामस्वरूप को जमानत देते हुए दिल्ली की निचली अदालत में टिप्पणी करते हुए कहा कि रामस्वरूप के ऊपर ये आरोप यह है कि उसने कुछ ऐसे वीडियो और मैसेज फॉरवर्ड किए हैं जो कथित तौर पर भड़काऊ थे, लेकिन मामला नहीं बनता कि दिखाता, लिहाजा इसी आधार पर अदालत में आरोपी रामस्वरूप को जमानत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि इस कानून में कहा गया कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी कृत्य से सामाजिक तौर पर माहौल खराब करने या अशांति भंग करने की जगह हिंसा फैलाने की आशंका हो तो इस कानून का इस्तेमाल किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसा साबित नहीं होता कि आरोपी की किसी कृत्य से सामाजिक शांति का माहौल खराब हुआ हो या देश की शांति व्यवस्था को हिंसा के जरिए खराब करने की कोशिश की भी हो तो ऐसे मामलों में देशद्रोह की धारा लगाना शुरुआती तौर पर सही नहीं कहा जा सकता। आरोपी को जमानत देते हुए अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले में जिस प्रकार से देशद्रोह की धारा लगाई गई है वह ठीक नहीं लगती। अदालत ने कहा है कि जांच एजेंसी को सिर्फ कानून जिस प्रकार से देशद्रोह को लेकर बात कही गई है, सिर्फ उसी को पढ़कर नहीं बल्कि सारे तथ्यों को देखकर और उसकी गंभीरता को समझते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। आरोपी को जमानत देते हुए अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए कहा कि इस मामले की
जिस तरह देशद्रोह की धारा लगाई गई है वह ठीक नहीं लगती। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी को भी इस कानून में जिस प्रकार से देशद्रोह को लेकर बात कही गई है सिर्फ उसी को पढ़कर नहीं बाकी सारे तथ्यों को देखकर उसकी गंभीरता को समझते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। आईपीसी की धारा 124A यानी देशद्रोह की धारा को लेकर सालों से सवाल उठते रहे हैं और चर्चा चलती रही है। बार बार इस मुद्दे को लेकर यही बहस होती है कि क्या आज के दौर में वाकई में देशद्रोह जैसे कानून की क्या यह ऐसा कानून है जिसको लेकर हमेशा से ही विवाद बना रहा है। वक्त पर यह भी कहा गया है कि आज़ादी से पहले यह कानून अंग्रेज़ों ने भारतीयों को दबाने के लिए बनाया था, लेकिन आज़ादी के बाद भी आज भी यह कानून बना हुआ है। इसी आधार पर इस कानून को हटाने और संशोधन की बात भी होती रही है। केंद्र सरकार से 3 नए कृषि कानून वापस लेने की मांग करते हुए किसानों द्वारा बृहस्पतिवार को घोषित रेल रोको आंदोलन को देखते हुए रेलवे स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स की 20 अंतरिम कंपनियां रेलवे ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल में तैनात की है। संयुक्त किसान मोर्चा के तहत किसान संगठनों ने दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक रेल गाड़ियों को रोकने की घोषणा की थी। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार ने सभी से शांति बनाए रखने का निवेदन करते हुए कहा है कि जिला प्रशासन ने समन्वय किया गया है कि निरीक्षण कक्ष बनाया गया है। गुप्त सूचनाओं लेकर चारों राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों से निवेदन किया है कि यात्रियों को असुविधा न पहुंचाए। गन्ना बिजली से निकलेगा, किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं का हल। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसान आंदोलन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को बाहर करने के लिए सरकार गन्ने में मिठास घोलने के साथ किसानों को बिजली सब्सिडी देने का कर सकती है ऐलान। हालांकि इस रणनीति में आगे बढ़ने से पहले सरकार और भाजपा को अपने जाट बिरादरी के नेताओं के फीडबैक का इंतजार है। इस बिरादरी के नेता शुक्रवार से खापों और जाट बिरादरी की महत्वपूर्ण हस्तियों से मुलाकात का सिलसिला शुरू करेंगे। गौरतलब है कि किसान आंदोलन से निजात पाने के लिए मंगलवार की रात गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिमी यूपी, हरियाणा, राजस्थान के जाट बिरादरी के सांसदों, विधायकों, जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की थी। इसके बाद बुधवार को केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के घर पर जाट नेताओं की लंबी बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक शाह और नड्डा के साथ हुई बैठक में पश्चिमी यूपी के नेताओं ने अलग तरह का फीडबैक दिया है। इन नेताओं का कहना था कि बीते 4 साल में गन्ने की कीमतें नहीं बढ़ने और दूसरे पड़ोसी राज्यों की तरह यहाँ बिजली सब्सिडी नहीं मिलने से किसान पहले से नाराज थे। इसी बीच गाजीपुर में किसान नेता राकेश टिकैत के आंसू ने उनके प्रति किसानों में बड़ी सहानुभूति पैदा कर दी है। इस क्षेत्र के एक वरिष्ठ नेता का कहना है कि एमएसपी को छोड़कर कृषि कानूनों से किसानों को कोई हानि नहीं है, उल्टे गुड़ मंडी से खत्म कर होने वाले किसानों को राहत मिलेगी। इसी प्रकार कॉन्ट्रैक्ट खेती से इस क्षेत्र में सालों से चला आ रहा है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए अब सरकार और भाजपा को जाट नेताओं के फीडबैक का इंतजार है। बालियान के यहाँ बुधवार की बैठक में शुक्रवार से संपर्क अभियान कर लोगों की राय लेने पर सहमति बनी है। अगर फीडबैक में गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी और बिजली फीडबैक में सब्सिडी देने के आंदोलन पर असर पड़ने का फीडबैक आया तो इस पर अमल किया जाएगा। गौरतलब है कि योगी सरकार के 4 साल के कार्यकाल में हुई गन्ना मूल्य में प्रति क्विंटल महज 10 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। गन्ना का बकाया भी बहुत ज़्यादा है। इसकी तुलना में मायावती के शासनकाल में गन्ने के मूल्य में 92% तो अखिलेश सरकार में 27% की बढ़ोतरी हुई है। इसके उलट इस क्षेत्र में बीते विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी सफलता हाथ लगी है। महज पश्चिमी यूपी की 126 सीटों से भाजपा को 109 सीटों हाथ लगी हैं। मंगलवार को केंद्रीय नेतृत्व के साथ जाट सांसदों, विधायकों, नेताओं की बैठक के एक दिन बाद केंद्रीय मंत्री बालियान के घर बैठक हुई है। इस बैठक में संपर्क अभियान का खाका खींचा गया है। खाप प्रतिनिधियों और महत्वपूर्ण लोगों से मिलने का कार्यक्रम शुक्रवार से शुरू करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान, किसान मोर्चा के अध्यक्ष चहार भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि शाह और नड्डा ने जाट नेताओं को आंदोलन खत्म कराने का रोड मैप तैयार करने और संपर्क अभियान के बाद फीडबैक देने का निर्देश दिया है।